Today's topic is the speed of sound. V is equals to अंडर रूट इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी. इलास्टिक प्रॉपर्टी भी उसी मीडियम की होगी जिसमें साउंड वेव ट्रैवल कर रही हैं, और इनर्शियल प्रॉपर्टी भी उसी मीडियम की होगी जिसमें साउंड वेव ट्रैवल कर रही है. इलास्टिक प्रॉपर्टी में हर फेस के अंदर हम मॉड्यूलस यूज़ करते हैं और इनर्शियल प्रॉपर्टी में हम डेंसिटी यूज़ करते हैं. ठीक है, ये आगे बताऊंगा कि किस तरीके से ये इनर्शियल प्रॉपर्टी कहलाती है और इलास्टिक प्रॉपर्टी का क्या काम है, इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या है, क्या डिफ़ाइन कर रही है यहाँ पे. ये स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला जनरल फार्मूला है. इसके बाद न्यूटन ने वर्क किया था इसके ऊपर और उसने स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट फेजेस हमें बताई थी. स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस. सॉलिड के अंदर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? स्क्वायर रूट यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी. यंग्स मॉड्यूलस को कैपिटल वाई से भी डिनोट करते हैं, ई से भी करते हैं. यंग्स मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल्स डिफाइन करता है हमें. ठीक है, मसलन लकड़ी है, हम लकड़ी की मिसाल ले लेते हैं. एक लकड़ी का छोटा सा पीस आपके हाथ में होगा, उसको आप घुटने में रख के भी तोड़ देंगे और टूट जाएगा आसानी से, या हाथ से भी आप मोड़ें तो हो सकता है वो ब्रेक हो जाए उसमें. एक लकड़ी की कुर्सी होती है जिस पे इंसान बैठा है, खड़ा हो रहा है उसके ऊपर, कुर्सी पे खड़े होकर भी कोई काम हम अक्सर कर रहे होते हैं, तो वो भी लकड़ी है लेकिन वो ब्रेक नहीं हो रही होती. तो उसकी स्टिफनेस, उसकी बर्दाश्त इतनी ज़्यादा रखी जाती है कि इंसान उस पर बैठ सके. दैट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल, और ये हमें पता चलता है यंग्स मॉड्यूलस से. अगर हमारे पास ये कैलकुलेशन नहीं होगी तो हम ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों में हम पीछे रह जाएंगे कि हमें अंदाज़ा नहीं होगा कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है. हर चीज़ की हर जगह पे स्टिफनेस ज़रूर देखी जाती है, उसके हिसाब से वो चीज़ यूज़ की जाती है. इस तरीके से स्प्रिंग होता है. स्प्रिंग आप कौन सी मशीन में लगा रहे हैं, किस जगह लगा रहे हैं, उसके हिसाब का स्प्रिंग होता है. कार का स्प्रिंग है, कार का स्प्रिंग हाथ से दबेगा ही नहीं कभी भी, लेकिन आप नॉर्मल रिमोट में कोई जहाँ सेल लग रहा होता है वहाँ भी स्प्रिंग होता है एक छोटा सा, तो आप उसको तो हल्का सा पुश करेंगे तो फ़ौरन प्रेस हो जाता है. तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्प्रिंग डिज़ाइन करते हैं. तो ये स्टिफनेस बताता है, इलास्टिसिटी बताता है सॉलिड मटेरियल की, यंग्स मॉड्यूलस. यहाँ पे भी इसका यही काम है कि वो स्टिफनेस बता रहा है कि सॉलिड मटेरियल से अगर साउंड वेव पास होगी तो उसका यंग्स मॉड्यूलस पे डिपेंड करेगी वो स्पीड. यंग्स मॉड्यूलस जैसा होगा वैसे ही स्पीड साउंड वेव की होगी, उस पर डिपेंड कर रही है. दूसरी चीज़ है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम. अब वो सॉलिड मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे, तो सॉलिड की डेंसिटी डिवीजन में हमारे पास इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम थी. इसका मतलब है डेंसिटी इज़ द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. इनर्शियल प्रॉपर्टी भी एक तरीके से इलास्टिसिटी बताती है, बट उसको हम ज़्यादातर इस मानों में यूज़ करेंगे डेंसिटी को कि वो हमें रिस्पॉन्स बताएगी डिस्टर्बेंस का. डेंसिटी असल में हमें डिफाइन कर रही होती है हाउ द रिस्पॉन्सिव इज़ दैट मटेरियल टू द डिस्टर्बेंस ऑफ वेव. वो मटेरियल वेव की डिस्टर्बेंस पे कितना रिस्पॉन्सिव है. डेंसिटी हमें ये डिफाइन कर रही होती है. असल में इनर्शियल प्रॉपर्टी जो फॉर्मूले में थी वो यही डिफाइन कर रही है कि वो मीडियम, वो मटेरियल वेव की डिस्टर्बेंस में कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है. मतलब उस मटेरियल का अगर मास ज़्यादा होगा एक छोटे से वॉल्यूम में, तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. अगर बहुत ज़्यादा डेंस मटेरियल है तो वो डिस्टर्बेंस जो वेव की हो रही है उसमें रिस्पॉन्सिव वो कम होगा. अगर मास उसका कम है, डेंसिटी उस मटेरियल की कम है, तो वो वेव के डिस्टर्बेंस पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा. और जितना मीडियम ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है वेव की डिस्टर्बेंस में, उतना ज़्यादा वो वेव को प्रोपेगेट करेगा, उतना ज़्यादा वो वेव को प्रोपेगेट करने में हेल्पफुल होता है. मटेरियल को कम डेंस होना, लेस डेंसर होना चाहिए. मटेरियल अगर ज़्यादा डेंस होगा तो वो
वेव की डिस्टर्बेंस को कम रिस्पॉन्स करेगा, और अगर कम रिस्पॉन्स करेगा तो वेव कम प्रोपोगेट करेगी, आहिस्ता प्रोपोगेट करेगी, स्लो स्पीड होगी उसकी। और अगर वही मीडियम ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है डिस्टर्बेंस ऑफ वेव में, तो वो ज़्यादा वेव या ज़्यादा स्पीड से वेव को प्रोपोगेट करवाएगा। तो ये मीडियम पे, क्योंकि वेव ट्रैवल कर रही है और वो मीडियम पे डिपेंड कर रही है, तो फिर मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। मीडियम को लेस डेंसर होना चाहिए ताकि वेव ज़्यादा स्पीड से प्रोपोगेट कर सके, और अगर मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा तो वेव स्लो प्रोपोगेट करेगी। तो इट मेजरली डिपेंड्स ऑन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। वेलोसिटी इन दोनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, डेंसिटी पे भी उस मीडियम की, और उस मीडियम की इलास्टिसिटी पे भी, दैट इज़ द मॉड्यूलस। सॉलिड मटेरियल है तो यंग्स मॉड्यूलस, लिक्विड मटेरियल है तो बल्क मॉड्यूलस, जो कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है, उसका अलग फॉर्मूला है माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाय फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम। डेल्टा वी डिवाइड बाय वी इज़ द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम, और चेंज ऑफ प्रेशर को आप फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बल्क मॉड्यूलस आएगा। सॉलिड मटेरियल की जो इलास्टिसिटी मेजर होती है वो यंग्स मॉड्यूलस है, लिक्विड मटेरियल की जो मेजर होती है वो बल्क मॉड्यूलस है। सब में हर मटेरियल में इलास्टिसिटी डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए मेजर की जाती है, बट सिमिलर चीज़ क्या है, डेंसिटी। उस मटेरियल को कितना डेंस होना चाहिए, कितना डेंस नहीं होना चाहिए, डेंसिटी मेजरली डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड की प्रोपोगेशन में। ठीक है, बल्क मॉड्यूलर्स में जो माइनस आया हुआ है वो माइनस क्या शो कर रहा है कि अगर हम चेंज ऑफ प्रेशर का फ्रैक्शनल चेंज ऑफ वॉल्यूम के साथ रेशियो लेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आता है, माइनस यहाँ लगाती है ताकि हमारे पास बल्क मॉड्यूलस पॉजिटिव आए, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हमेशा चाहिए होती है, इस वजह से यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। यहाँ पे जो आप इलास्टिसिटी, गैस में जो आप इलास्टिसिटी मेजर करेंगे वो प्रेशर से करेंगे। गैस के अंदर कोई मॉड्यूलस नहीं होता, गैस के अंदर सिंपल प्रेशर से गैस की इलास्टिसिटी मेजर की जाती है, और अपॉन में वही डेंसिटी है उस मीडियम की डेंसिटी पे उसकी स्पीड डिपेंड करेगी साउंड की। एंड दिस इज़ द फॉर्मूला दैट न्यूटन गिव्स, स्पेशली जिसमें फॉल्ट भी आया था। सॉलिड लिक्विड का भी उसने दिया था, लेकिन असल जो फॉल्ट था वो फॉल्ट स्पीड ऑफ साउंड इन गैस है। इस गैस वाले जो फॉर्मूले में थोड़ा सा फॉल्ट है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसको चाहिए, थोड़ी सी करेक्शन चाहिए, वो करेक्शन आगे आएगी। पहले थोड़ा सा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे इलास्टिसिटी हम प्रेशर से ही मेजर करेंगे, किसी मॉड्यूलस से मेजर नहीं करेंगे। यहाँ पे भी डेंसिटी की बात है कि अगर मीडियम ज़्यादा डेंस होगा तो ज़ाहिर है वो वेव को कम रिस्पॉन्स करेगा, जब रिस्पॉन्स कम करेगा तो ज़ाहिर है वेव प्रोपोगेट ज़्यादा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जितना रिस्पॉन्स मीडियम करता है चीज़ उतनी ही प्रोपोगेट होती है, उससे ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं होती। ये चीज़ हर मीडियम में और हर चीज़ में होती है, सिर्फ स्पीड ऑफ साउंड में नहीं है। एयर में जो भी चीज़ ट्रैवल कर रही है हर चीज़ का रिस्पॉन्सिव होना ज़रूरी है, और हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्सिव मेजर, हर चीज़ का रिस्पॉन्स डिफरेंट तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें हैं फर्स्ट ईयर के अंदर शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि एयर को कितना रिस्पॉन्सिव होना है, और वो किससे कौन कौन सी कांस्टेंट हैं जो एयर की रिस्पॉन्सिव होने को बयान कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ मालूम हो आपको, लेकिन वो आगे आपको मालूम हो जाएंगे। यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड इन गैस में जो मॉडिफिकेशन की है वो लैप्लास ने की है, लैप्लास करेक्शन कहलाती है। लैप्लास करेक्शन इसने इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन की है। जो मॉडिफिकेशन आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है, वो मॉडिफिकेशन क्या है कि एक फैक्टर गैमा उसने ऐड किया है, गैमा जो लैप्लास कोफिशिएंट कहलाता है, क्योंकि इसी ने ऐड किया तो इसी के नाम से ये कोफिशिएंट कहलाता है। और इसकी वजह क्या है, इसमें फ़ॉल्ट क्या था, इसमें फ़ॉल्ट ये था कि न्यूटन ने ये कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड जो ट्रैवल करती है एयर में या गैस में, वो
आइसोथर्मल कंडीशन में करती है। आइसोथर्मल कंडीशन मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। लैप्लास ने कहा ऐसा नहीं है ये। अच्छा, साउंड वेव्स जो ट्रैवल करती हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में करती हैं। कंप्रेशन होती है, रेयरफेक्शन होती है, इसमें वो क्रस्ट और ट्रफ वाली वेव नहीं बनती है, इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होता है। ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतना फास्ट होता है कि हीट को बाहर निकलने की या अंदर आने की इजाज़त नहीं होती है। तो जब हीट बाहर नहीं जा सकती और अंदर नहीं आ सकती, लेकिन कंप्रेशन रेयरफेक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि हीट अंदर ही अंदर मूव करेगी और टेम्परेचर चेंज होगा। कंप्रेस हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेयरफेक्ट हो रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हीट बाहर चली जाती तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, लेकिन वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन इतना फास्ट होता है, इतना रैपिड होता है कि हीट को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। जब हीट बाहर नहीं जा सकती और कोई बाहर वाली हीट अंदर नहीं आ सकती इस फ्लो में, इस सिस्टम में, दैट इज़ द सिस्टम कॉल्ड एडियाबैटिक सिस्टम, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, ये उस कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे एक तो टेम्परेचर चेंज है, कांस्टेंट नहीं है टेम्परेचर। दूसरा, ये एडियाबैटिक सिस्टम कहलाता है। ये प्रोसेस इस सिस्टम के अंदर होता है। इसकी वजह से हमें ये फैक्टर गैमा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और गैमा की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है थोड़ी बहुत। ज़ाहिरन जो है वो कांस्टेंट है एयर के लिए, गैमा बराबर होता है CP/CV के। अब इसका फॉर्मूला जब ओपन होगा, जो आपको पता चलेगा, तो आपको समझ में आएगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे बन रहा है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो बात हुई है उसके हिसाब से ये टेम्परेचर डायरेक्टली जो है वो गैमा टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो आपको ज़ाहिरन यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एयर के लिए गैमा कांस्टेंट है 1.4। ठीक है, तो अभी आप इसको छोड़ दें कि अभी ये गैमा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन ये चीज़ बस याद रख लें कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब वो गैमा की कहानी बाद में समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल बस ये याद रखिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं और इसके बाद फिर इस पे आएंगे कि टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे डिपेंड करती है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर दिया हुआ आपको, टेकिंग गैमा इज टू 1.4 एंड डेंसिटी इज टू 1.2 kg/m³। डेंसिटी दी हुई है, गैमा दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड वेव निकालनी है आसानी से। ये आपके पास डेटा बन गया, जो सारी चीज़ें यहाँ आसानी से गिवन है। फार्मूला क्या लगेगा? लैप्लास करेक्शन का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, क्योंकि उसी से आपके पास करेक्ट वैल्यू आएगी। न्यूटन के फॉर्मूले से जब वैल्यू निकाली गई थी तो वो वैल्यू ओरिजिनल जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है स्पीड ऑफ साउंड की, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। लेकिन जब तक वो परफेक्ट था तब तक उसको माना। जब लैप्लास ने करेक्शन पेश की तो लैप्लास के करेक्टेड फार्मूला से जो स्पीड आई थी वो बहुत ज़्यादा नियरेस्ट आई थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के। इस वजह से इसकी करेक्शन को सही मान लिया गया, सही साबित हो गई है। तो हर चीज़ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होना भी ज़रूरी होता है। लैप्लास का फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि कैलकुलेटेड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, तो एयर में लैप्लास का ही फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ सारी चीज़ें डायरेक्टली आपको दी हुई हैं, आपने सिर्फ उसमें पुट करना है और आंसर निकालना है। 343 मीटर/सेकेंड आंसर आएगा इसका। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसको 5 ईयर में ये आया हुआ, ये बुक का न्यूमेरिकल नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड वेव, ये देख लीजिए। कैसे स्टार्ट करेंगे? जर्नल गैस इक्वेशन से। स्टार्टिंग फ्रॉम जर्नल गैस इक्वेशन, प्रेशर को अकेला कर देंगे, nRT डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा, और ये बन गई प्रेशर की वैल्यू। इस प्रेशर की वैल्यू को लैप्लास वाले फार्मूले में आप पुट कर देंगे, जो लैप्लास करेक्शन का फार्मूला था, वहाँ पे आप इसको पुट करेंगे। और यहाँ ये ख्याल रखिएगा V जो है वो
वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वॉल्यूम ऑफ गैस है जो कैपिटल वी है। स्मॉल वी वेलोसिटी ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है, और कैपिटल वी वॉल्यूम ऑफ गैस है। इसके बाद क्या किया, डेंसिटी का फॉर्मूला ओपन किया। डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के, तो वो दोनों वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे और गैमा NRT डिवाइड बाय m हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, n नंबर ऑफ मोल्स होता है उसको मास के डिवाइड में लेके आ जाना है। n नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ से आपने फार्मूला जनरेट किया, m इज इक्वल्स टू कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइड बाय n। कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल m गिवन मास और n नंबर ऑफ मोल्स, ये फार्मूला भी आपको मालूम होगा। यहाँ से आपने m अपॉन n की वैल्यू बराबर निकाल ली है जो कि बराबर है कैपिटल M के, यानी मॉलिक्यूलर मास के। वो कैपिटल M आप यहाँ पुट कर देंगे। स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। गैमा कांस्टेंट है, R जर्नल गैस कांस्टेंट है। अगर एक ही गैस की बात कर रहे हैं तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट होगा। तो अगर सारे कांस्टेंट को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके हम हटा दें तो कांस्टेंट और इज इक्वल्स टू साथ हटता है और उनकी जगह पे क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है। तो वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। दैट इज़ द रिलेशन हाउ स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। velocity of sound is directly proportional to square root of temperature। ठीक है, ये वो रिलेशन है जिस पे velocity of sound जिस तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है।